मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ। स्कूल से केवल मैंने डाउनलोड करके डाल दिया था बस। जी, हो सकता है कुछ क्वेश्चन मुझसे ना बने। सही विकल्प, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी। अवशोषण हो रहा है ना, सोख रही होगी। उदाहरण क्या होगा? उदाहरण होगा एजीसीएल का अपघटन, वियोजन अभिक्रिया भी वही है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में जिसका यूज किया जाता है। एजीसीएल का अपघटन और एजीबीआर का अपघटन, एजी बनता है और बीआर टू गैस निकलती, सीआर टू गैस निकलती, रिएक्शन बैलेंस करना पड़ती है। एफ ई प्लस सी ओ एस ओ फोर, भाई साहब ये प्रैक्टिकल है, ये गलती से यहाँ पर कैपिटल में लिखा गया है। आपको मालूम है कि सी यू एस ओ फोर इस तरह से लिखा जाता है, कैपिटल सी, यू, कैपिटल एस, ओ और फोर, है ना। मेन पेपर में ऐसी गलती नहीं होगी। और ये सी यू जो है कैपिटल सी है और छोटा स्मॉल यू है। और विस्थापन अभिक्रिया का प्रैक्टिकल है, आप सभी ने किया है। जब हम कील को, मतलब लोहे को कॉपर सल्फेट में डाल देते हैं तो लोहा कॉपर को लात मार के अलग कर देता है और खुद उसकी जगह बैठ जाता है, फेरस सल्फेट बनाता है। किस प्रकार की अभिक्रिया? लात मार के अलग करना, मतलब विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन नहीं है, विस्थापन है ना। विस्थापन अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की क्रिया पौधे में होती है, जड़ पट्टी, जाइलम, फ्लोएम। तो भाई साहब छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, जो प्रकाश संश्लेषण होता है फोटोसिंथेसिस, वो पौधे के पत्ती वाले भाग में होती है, पत्ती में होती है। उसी में पर्णहरिम पाए जाते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं, क्लोरोफिल्स जिनको बोलते हैं। क्लोरोफिल्स, क्लोरोफिल्स, हाँ, क्लोरोफिल, हाँ, पत्ती में होता है। वृद्धि हार्मोन किसे कहते हैं? वृद्धि हार्मोन, अभी पादप वृद्धि हार्मोन होगा, जिसमें पादप में जो वृद्धि करता है। वृद्धि हार्मोन यार, एक्चुअली में ऑक्सिन भी करता है वृद्धि, साइटोकाइनिन भी करता है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? साइटोकाइनिन क्लास ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट सेल डिवीजन, और साइटोकाइनिन प्लांट रूट एंड शूट। अच्छा, ये प्लांट डिवीजन, कोशिका का विभाजन करता है, तो फिर ऑक्सिन ही होगा। ऑक्सिन। जो साइटोकाइनिन होता है वो कोशिका विभाजन में मदद करता है, लेकिन कोशिका विभाजन होगा तभी तो वृद्धि होगी। पता नहीं किस हिसाब से सोचते हैं ये। हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन, प्लांट हार्मोन, सम मॉर्फिन लाइक कैरेक्टर, ऑक्सिन प्लेयर्स कार्डिकल रोल इन कोऑर्डिनेशन मेनी ग्रोथ एंड बिहेवियर। हाँ, ऑक्सिन ही सही आंसर होगा। ऑक्सिन हार्मोन वृद्धि हार्मोन है, पौधों में पाया जाता है। साइटोकाइनिन जो है वो कोशिका विभाजन में मदद करता है, तो कुछ हद तक तो ये भी मदद ही कर रहा है ना। लेकिन फिर भी ठीक है। अगर इस क्वेश्चन से एक वो निकलता है ना कि आप लोग हो यहाँ पर सब लोग, वो तो अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे नहीं आए हैं, केवल 11 बच्चे हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन से एक बात निकालना, जो 6 चैप्टर है उसमें पादप हार्मोन दिए हुए, 6 नहीं सॉरी, 7 चैप्टर जो है उसमें पादप हार्मोन दिए हुए हैं। तो एक बार जितने ही पादप हार्मोन है ना, उसके नाम और उनके कार्य लिख लेना। और अगर लिखे हुए तो पहले से अच्छी बात है, बुक में ही लिख लेना कौन सा साइटोकाइनिन हार्मोन है और क्या काम करता है, जिबरेलिन हार्मोन है क्या काम करता है, ऑक्सिन हार्मोन है और क्या काम करता है, एक्सिसिक अम्ल हार्मोन है और क्या काम करता है। बस ये 4 ही हार्मोन के बारे में आपको पता चलेगा। एक आध और होगा शायद जहां तक है, लेकिन 4 ही मेन है। मनुष्य में नर जनन तंत्र का भाग है अंडाशय, महिलाओं में होता है। गर्भाशय महिलाओं में होता है। डिंब वाहिनी महिलाओं में होती है। शुक्र वाहिका नर जनन तंत्र का पार्ट है। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। तो किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा अवतल दर्पण पर सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। आखिरी कंडीशन है जब वस्तु कहाँ होती है? केंद्र और फोकस के बीच में होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वक्रता केंद्र और फोकस, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, ये भी बढ़िया है। केंद्र मतलब वही ध्रुव, ध्रुव और फोकस के बीच में लास्ट कंडीशन, छठवीं कंडीशन। कंडीशन इसलिए बोला था कि 6 कंडीशन आपको बनाना आना चाहिए। अगर पता होगा तो ऑब्जेक्टिव बनेंगे, उस पर बन बन रहा है। रेटिना पर लास्ट कंडीशन है अवतल दर्पण की 6 स्थितियों में से। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा, क्योंकि नेत्र लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस होता है। नेत्र लेंस, हमारे आंखों का लेंस जो है वो नेत्र लेंस होता है। इस पर बनने वाली प्रकाश किरण जो है जब पड़ती हैं तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनाती हैं, ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करती है। रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है।
मतलब हम जो भी चीज देख रहे हैं ना, रेटिना पे उल्टी बन रही होगी, फिर उसको मस्तिष्क सीधा करता है, मस्तिष्क हमको सीधा करके दिखाता है। तो वास्तविक और उल्टा, आंख में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहलाती है, जनरेटर कहलाती है, जनरेटर कहलाती है। आप सभी को पता है। इंग्लिश में गलती नहीं करी होगी, इंग्लिश में देखो रिएक्शन भी, अरे रिएक्शन भी गलत लिखी है, चलो, मतलब भेदभाव नहीं किया। एटीपी, एटीपी जो है वो अम, ऊर्जा का स्टोरेज है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा स्टोर होती है। फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यहाँ पर जो है मुझे ऊर्जा मुद्रा दिख रही है यहाँ पर इसका, ऊर्जा मुद्रा, क्योंकि हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है ना, कोशिका, कोशिका में ऊर्जा जो है वो एटीपी के रूप में संचित होती है, स्टोर होती है। मुकुलन जो है वो हाइड्रा में होता है, आपको पता है। मुकुलन हाइड्रा में होता है। मेंडल ने जो है वो आनुवंशिकता के नियम दिए थे, तो मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम दे दिए। अम्ल जो है वो HCl है। विद्युत धारा जो है वो एम्पियर में नापी जाती है। घेंगा रोग थायरॉक्सिन से संबंधित है। घेंगा रोग जो है ना, वो ग्लॉइटर बोलते हैं जिसको, यहाँ के गलसुए सूज जाते हैं, तो वो थायरॉक्सिन के कारण से ही होता है। थायराइड ग्लैंड जो है वो ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि होती है जो है थायरॉक्सिन हार्मोन निकालती है, वो फूल जाती है, बड़ी हो जाती है, तो उससे घेंगा रोग होता है। डायाप्टर जो है वो लेंस की क्षमता मापी जाती है। मरकरी पारा है और वो द्रव धातु है। तो कूलाम खाली बच रहा है इसमें। कूलाम जो है वो आवेश का मात्रक है, और आवेश के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से इजी है, सही जोड़ी भी। अगला, एंटा एसिड औषधि का प्रयोग खालिस्तान का उपचार करने के लिए किया जाता है। एंटा एसिड, एंटा एसिड मतलब कि अपच का उपचार करने के लिए। देखो क्वेश्चन घुमा दिया। क्वेश्चन था बुक में कि अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किन औषधि का उपयोग किया जाता है। एनाजेल्सिक, एंटा एसिड, प्रतिजैविक वगैरह लिखा हुआ था, और इन्होंने बोल दिया कि एंटा एसिड औषधि का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है, तो जस्ट अपोजिट कर दिया क्वेश्चन, हो सकता है। तो अपच का उपचार करने के लिए किया जाता है। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की खालिस्तान होती हैं, तो बोलेंगे सुचालक होती हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। सा में छोटा को मात्रा सु, कौन सा, संदेश वाला सा, ये वाला सुचालक। कई लोग बच्चे जो है वो शक्कर वाला सा बना देते हैं, तो आंसर सही होके भी गलत, आप टीचर के सामने इंप्रेशन गलत है। सुचालक, सुस्वागतम बोलते हैं ना, वैसे ही सुचालक, है ना। अंडाशय से खालिस्तान का निर्माण होता है। अंडाशय से अंड का निर्माण होता है, जो अंडे होते हैं, अंडे का ही निर्माण होता है, और किसी का तो होता नहीं है। मेंडल ने खालिस्तान के नियमों का प्रतिपादन किया। मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किया। मेंडल ही है बस, उस चैप्टर में कुछ नहीं बचा कि मेंडल ही है, तो मेंडल तो आना ही है। मेंडल दिखेगा आपको उस चैप्टर में, और कुछ नहीं बचा। आनुवंशिकता की डेफिनेशन बची, और मेंडल का चेकर बोर्ड का जो प्रयोग है बस वो बचा हुआ है। तारों का टिमटिमाना वायुमंडल, पता नहीं कितनी बार रिपीट हो रही है ये क्वेश्चन, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से होता है। एक अश्वशक्ति बराबर से खालिस्तान वाट, तो 747 वाट होता है एक अश्वशक्ति। अश्वशक्ति हॉर्स पावर है, और विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई है। तो आप शायद आपने पहले ही पढ़ा होगा, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, वॉट। मैंने बताया था इस क्वेश्चन में आंसर है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, क्या को इंग्लिश में बोलते हैं, वॉट, है ना, लेकिन यहाँ वॉट की स्पेलिंग WATT है। तो एक और जिस प्रकार से वॉट एक विद्युत शक्ति की इकाई है, उसी प्रकार से अश्व शक्ति, हॉर्स पावर भी एक इकाई है, बहुत फेमस इकाई है। और हॉर्स पावर का यूज सबसे ज्यादा जो किया जाता है ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किया जाता है, गाड़ी की क्षमता नापने के लिए। बोले बताओ कितनी हॉर्स पावर की गाड़ी है आपकी, मतलब कितने हॉर्स पावर जनरेट करता है इसका इंजन। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में, गाड़ी में जो है अश्व शक्ति का यूज किया जाता है, और एक अश्व शक्ति बराबर से होता है 747 वॉट, है ना। O3 के अणु ऑक्सीजन के खालिस्तान परमाणु से मिलकर बने, तो 3 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अगर कहीं पर भी डाउट जाए तो आप बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हो कि ये वाला पॉइंट कहाँ से बताया। और ओजोन के अणु कितने ऑक्सीजन से बनते हैं, 3 परमाणुओं से। O3 भैया उसमें आंसर है, हाँ। वो एक असली शक्ति है, मैंने अभी उसमें देखा था गूगल में, तो 146 आ रही थी उसमें। वॉट में 2 मिनट देख लेता हूँ एक बार, हो सकता हो मैंने गलत पढ़ लिया हो। मेरे को पुराना याद है मेरे टाइम का। एक हॉर्स पावर टू वॉट, 735 आ रहा है एग्जैक्टली exactly। मैंने 747 पढ़ा है, यहाँ पर HP = 146 वॉट है, ये ज्यादा सही है। वन या फोर्टी सेवन सेवन फोर सिक्स आ रहा था। 746, हाँ। मैंने क्या बताया,
7 747। 747 बताया, हाँ। वो मेरे हाँ। ख्याल से, मेरे को मेरी पुरानी बुक का याद है, एक एक वर्ड का इधर उधर हुआ होगा कुछ, लेकिन मेरे को अच्छी तरह याद है 747 मेरी बुक में लिखा हो तो पुराना। अब जो है वो एग्जैक्टनेस आने के चक्कर में पॉइंट की वजह से 746 आ गया होगा। तो 746, गूगल तो 735 बता रहा है, ये तो और महान है। तो ये पॉइंट की वजह से अप्रोक्सीमेटली, मतलब जो मेजरमेंट का तरीका होता है ना, हिंदुस्तान में अलग तरीका होता है, ब्रिटेन में अलग तरीका अपनाया जाता है, अमेरिका में अलग, तो ये पॉइंट का अंतर उसके हिसाब से आ रहा है, उसके कारण से आ रहा है। तो आप 746 सही है, 746 याद रखो। 746 वॉट होते हैं एक शक्ति में, एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं, 746, है ना। तो एक शक्ति हॉर्स पावर बराबर से 746 वॉट, 746। हाँ सही है, मेरे को इतना ही, मेरे को 747 पता नहीं किस है, शायद मैंने उसके पास का नंबर याद रखा होगा, लेकिन 746 ही है, सही है। ओजोन में तीन वो होते हैं, तन्यता क्या है? धातु के तार को खींचना, और तार के रूप में खींचने की क्षमता उसकी तन्यता कहलाती है। अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया में जब अंतर लिखते हैं, या फिर अपन चलने और क्या है वो, एक अंतर आया था एग्जाम में, इस बार ही आया था कि चलने और टहलने की प्रक्रिया में अंतर, प्रतिवर्ती क्रिया। चलने और प्रतिवर्ती क्रिया में अंतर आया था। तो ऐच्छिक क्रिया चलने की क्रिया है और प्रतिवर्ती क्रिया अनैच्छिक क्रिया है। उसमें एक अंतर लिखते हैं आप कि एक याली जो चलने की वो है वो हमारी मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होती है, जबकि अनैच्छिक क्रिया जो है वो मेरुरज्जु के द्वारा कंट्रोल होती है। शायद मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे गलत, अगर गलत बोल रहा हूँ तो सही करो। टहलने की क्रिया ऐच्छिक क्रिया है और ऐच्छिक क्रिया मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होती है। ये मेंडुला द्वारा। अरे भाई साहब, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा मस्तिष्क में ही है, इतना ज्यादा दिमाग मत चलाओ। ऐच्छिक क्रियाएं जो है वो मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होती है और अनैच्छिक क्रियाएं मेरुरज्जु के द्वारा कंट्रोल होती है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा मस्तिष्क में ही है, मस्तिष्क का पार्ट है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो भ्रूण को पोषण जो है वो प्लेसेंटा नाम की संरचना डेवलप होती है हमारी मम्मी के पेट में, जब हम होते हैं गर्भावस्था में होते हैं, तो गर्भ में होते हैं मम्मी के जब हम, तो एक प्लेसेंटा नाम की डिस्क जैसी डेवलप होती है मम्मी के पेट में, उसी से पोषण मम्मी से, मम्मी जो भी खा रही होती हैं सब अपन स्वाद ले रहे होते हैं, मतलब मुंह नीचे ला भैया रहे होते हैं। गर्भनाल भी वही होता है। अ, गर्भनाल। गर्भनाल अलग चीज है, वो प्लेसेंटा ही जहां तक है बाद में डेवलप होती है गर्भनाल में, वही प्लेसेंटा। तो इसमें बायोलॉजी का टीचर मदद करेगा आपको, क्या प्लेसेंटा डिस्क जैसी संरचना होती है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, गूगल बाबा की मदद लेते हैं। देखो गर्भनाल बिल्कुल प्रैक्टिकली आंसर है, आप यदि मम्मा से पूछोगे तो वो गर्भनाल ही बताएंगी, क्योंकि गर्भनाल से हम जुड़े हुए रहते हैं और वो कट किया जाता है। जबकि हमारी बुक बोलती है जब हम मतलब इनिशियल डेज में होते हैं, एक दो महीने में, तो वो मम्मी के गर्भ में जो है वो प्लेसेंटा नाम की वो डेवलप होती है। तो एक बार गूगल बाबा से पूछते हैं, प्लेसेंटा, गर्भनाल को क्या बोलते होंगे? प्लेसेंटा, अरे हाँ ये फोटो बनी तो है, ये ऐसी डिस्क जैसी संरचना रहती है, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो ये शायद मुझे, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा हो, ये इस प्रकार की संरचना रहती है प्लेसेंटा, और इससे ही हमारी गर्भनाल जुड़ी रहती है प्लेसेंटा से। तो ये नली दिख रही है ना, ये गर्भनाल है हमारी। और इस वाले डायग्राम में जो दिख रहा है आपको, प्लेसेंटा, ये गर्भाशय में ये ब्लड है, प्लेसेंटा ये डेवलप होती है, और इस प्लेसेंटा से ही हमारी यहाँ पर आपको छोटी सी यहाँ पर नली दिख रही होगी जो हमारी टुंडी से जुड़ी रहती है। तो प्लेसेंटा वो पोषण को उस गर्भनाल के तहत जो है अंदर पहुंचाता है। तो दोनों अलग अलग पार्ट है भाई। प्लेसेंटा मेन काम है जिसके कारण से हमारा वो मम्मी के पेट से जो अब्जॉर्ब एब्जॉर्ब किया जा रहा है वो सारा सारी चीजें गर्भ, फिर उसके बाद गर्भनाल में जाती है और फिर गर्भनाल से हमारी बॉडी में जाती है। तो ये डायग्राम में क्लियर दिख रहा है, प्लेसेंटा पूरी एक चक्रीय संरचना है जो मम्मा के पेट में डेवलप होती है, फिर उसके बाद वो जो है वो गर्भनाल में ये बहुत अच्छा है, इसको गर्भनाल को कॉर्ड बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, ये गर्भ यहाँ प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से कॉर्ड जुड़ी हुई रहती है और वो हमारे पेट में जुड़ी रहती है। ये डायग्राम बहुत अच्छा है। तो दोनों अलग चीज है। हमारी बुक में कॉर्ड के बारे में डिटेल में बात नहीं की जाती, अगर आप बायोलॉजी लोगे तो फिर और ज्यादा डिटेल में हो जाएगी वो बात। तो यहाँ पर आंसर प्लेसेंटा ही होगा, प्लेसेंटा से ही पोषण जो है वो, गर्भनाल तो नली है एक प्रकार की, मेन फूड बनाने पोषण जो है वो प्लेसेंटा कर रही है, वो एक नली है जिसमें से वो पोषण होते हुए हमारे हमारे अंदर जा रहा है। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होती है? 1 डायप्टर होती है।
उसकी क्षमता 1 डायप्टर होती है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पर्श दर की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। और अनंत दूरी कितनी होती है, मतलब दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। तो इसमें सुस्पर्श दर्शन की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर आती है, मतलब 25 सेंटीमीटर पास का हम देख सकते हैं, उसके नजदीक आएंगे तो सुस्पर्श नहीं दिखेगा, धुंधला दिखने लगेगा। घरों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत कितने वोल्ट की होती है, तो 220 से 240 वोल्ट की होती है। 220 वोल्ट लिखोगे तो भी सही है, 240 लिखोगे तो भी सही है, और अगर ऐसे लिखो 220 से 240 वोल्ट तो भी बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। दो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलती है। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलती है। अवक्षेपण अभिक्रिया को ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बन जाएगा, अगर नहीं बनता है तो अथवा में तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ताकि वो विकृत गंधी ना हो जाए, है ना। नाइट्रोजन गैस अक्रिय गैस है, उसका वायु से संपर्क तोड़ देती है, इसलिए हम उसको जो है वो नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं। मिश्र धातु क्या होते हैं, मिश्र धातु का क्वेश्चन आपको पता है, दो धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण के लिए पीतल जो है वो पीतल जो है तांबा और जिंक की मिश्र धातु है। और भी लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो, जैसे इस्पात या स्टील, लोहा और कार्बन की मिश्र धातु, कार्बन तो अधातु है। स्टेनलेस स्टील लिख देना, स्टेनलेस स्टील जो है वो निकल और लोहा और क्रोमियम की मिश्र धातु है। विद्युत के तार धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि धातुएं विद्युत की बहुत अच्छी अच्छी चालक होती हैं। इसी कारण से विद्युत के तार धातुओं के बनाए जाते हैं। क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो क्रियात्मक समूह जो है उसके अथवा में इजी वाला है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण के लिए कितने भी उदाहरण हैं, एथिल एल्कोहल, CH4 मीथेन, C2H5OH एल्कोहल हो गया, CH3COOH, जिसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है वो हाइड्रोकार्बन है। तो ये वाला इजी था। उसके अथवा में है क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। तो क्रियात्मक समूह जो है वो 4 चैप्टर में आता है, आपको पता चल गया होगा पढ़ते से। और क्रियात्मक समूह ऐसे समूह हैं, तो हमने हुआ क्या, कार्बनिक यौगिकों की संख्या ढेर सारी पाई जाती है हमारे सामने। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके गुणधर्म समान थे उनको एक समूह में बांट दिया गया, उन समूह को हम क्रियात्मक समूह बोलते हैं। उदाहरण के लिए अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक समूह, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सभी समूह हैं। इसमें उपस्थित जितने भी सदस्य हैं उनके गुणधर्म कुछ हद तक मिलते जुलते हैं, इसलिए उनको एक ग्रुप में रखा गया, उन्हें ही हम क्रियात्मक समूह बोलते हैं। उदाहरण लिख दोगे अल्कोहल के, मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, है ना। तो भोजन में पाचन में लार की क्या भूमिका है, तो हमारी लार क्या करती है, भोजन को लसलसा बनाती है। उसमें लार एमिलेज एंजाइम पाया जाता है जो शर्करा को कन्वर्ट कर देता है। लार एमिलेज एंजाइम, 2 मिनट, स्टार्च को शर्करा में कन्वर्ट करता है कि शर्करा को स्टार्च में, मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ इसमें। स्टार्च को शर्करा। स्टार्च को शर्करा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। हमारा जो मैं भरोसा कर रहा हूँ कि इसने सही बोला है। जो स्टार्च होता है खाने में उसको शर्करा में कन्वर्ट करता है, भोजन को लसलसा बनाता है और थोड़ा सा क्षारी भी बनाता है, जिसके कारण से जब भोजन जो है वो पेट में जाता है तो आसानी से उस पर अम्ल की क्रिया, मतलब अम्ल वो उसमें लार एमिलेज एंजाइम बनाता है, ताकि जो हमारा स्टमक में जाता है ना, तो वहां पर जो उसमें से वो निकलता है ना, जो अम्ल के साथ अमाशयी रस निकलता है जिसमें मेनली HCl होता है और साथ ही साथ पेप्सिन एंजाइम भी होता है। तो वो पेप्सिन एंजाइम काम कर सके उसके लिए लार जो है, खैर उसको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखो, भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या है, सबसे मेन यही है, लार में उपस्थित होता है लार एमिलेज एंजाइम। वो एंजाइम क्या करता है, भोजन में उपस्थित स्टार्च को कन्वर्ट करता है शर्करा में, जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में। वही तो एंजाइम का काम है। एंजाइम क्या काम करते हैं, एंजाइम यही काम करते हैं बॉडी में, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं। लसिका एवं रक्त में दो अंतर बताइए। लसिका और रक्त में अंतर आ गया भाई साहब। रक्त तो आप सभी जानते हो धात्री ऊतक है। लसिका जो है वो एक अलग वहन तंत्र है, जहां पर रक्त वाहिकाएं नहीं पहुंच पाती हैं, वह लसिका से जो है वो वसा का ट्रांसफर होता है।
तो इसमें मेन अंतर ये होंगे कि रक्त का जो स्थानांतरण होता है ना, वो धमनी और शिराओं के द्वारा होता है। जबकि लसिका का स्थानांतरण जो है, जहाँ रक्त की धमनी शिरा नहीं पहुंच पाती ना, वहाँ वाहिकाओं के द्वारा होता है, वाहिनी होती हैं जो कि धमनी शिराओं के बाहर जो है वो अच्छा। और एक एक और अंतर हो सकता है, रक्त जो है वो सभी खाद्य पदार्थों का वहन करता है। उसमें आरबीसी होती, मतलब वो उसमें ग्लूकोज भी होता है, वसा भी होता है, प्रोटीन भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। जबकि लसिका का काम वसा का ट्रांसफर करना है, ये फैट का ट्रांसफर करती है लसिका। और और इसी के साथ और अंतर क्या हो सकता है? क्या लसिका के बारे में पढ़ा है आपने? वहन तंत्र में आता है लसिका किसे कहते हैं? रक्त लाल होता होगा, लस्सी का कोई और सी कलर की होती ये होगी। बात भी सही है, बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन के कारण से रक्त का रंग लाल होता है, और लसिका का रंग जो है वो येलोइश होता है, जहाँ तक है। कोई वैसे भैया वो लस्सी का कैसी दिखती है? देख ले रहे, अपन नेट पे इसलिए है। लिम्फ बोलते हैं, लिम्फ। व्हाट इज, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूं? व्हाट इज लिम्फ? और कलरलेस लिक्विड, हाँ, रंगहीन होती है लसिका, कलरलेस होती है, पानी जैसी। और बॉडी में जो है वो बहुत सारी जगह पाती है। इसकी डेफिनेशन है, मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का वाला रंगहीन द्रव जो संक्रमण को फैलने नहीं देता। लसिका, ये तो बिल्कुल अलग है जो मैंने पढ़ा है उससे। Lymph is a fluid that flow through lymphatic system, a system composed of lymph vessels intervening lymph nodes। मैं लसिका के बारे में थोड़ी और जानकारी इकट्ठी करके आपको बताता हूँ। अभी तक मुझे ये मालूम था, अभी तक जितना नॉलेज है मैं उतना बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा और लसिका पे रिसर्च करना पड़ेगी। मेरे टाइम से लसिका मुझे परेशान कर रहा था, एक बार इसको क्लियर ही कर लूंगा। अभी तक मुझे जो मालूम है वो बता दे रहा हूँ। लसिका लसिका जो है, हमारी धमनी शिराएं जो है वो पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, लेकिन हमारे कई सारे अंगों में वो धमनी शिराएं की लिमिट है कि वो बहुत कोने तक, हर एक कोने तक नहीं जा सकती। तो जहां भी वो नहीं पहुंच पा रही है, वहां पर पोषक तत्वों का ट्रांसफर कौन करेगा, रक्त का काम कौन करेगा? शरीर के उस अंग तक जहां धमनी शिराएं नहीं जा पा रही हैं, वहां पर पोषक तत्वों का वहन कौन करेगा? तो नाम सामने आता है लसिका, लिम्फ करते हैं वो काम। अभी तक मुझे लसिका के बारे में ये चीज पता है कि धमनी शिरा जहां नहीं पहुंच पाती, वहां पोषक तत्वों का वहन जो है वो लसिका के द्वारा होता है ना। तो अभी के लिए इतना ही रखो इसको। मैं लसिका के बारे में थोड़ी और नॉलेज गैदर करके आपके सामने फिर उसको बताता हूँ। ये बहुत बार आया लसिका, पता नहीं क्यों क्यों देते हैं। स्वपरागण क्या है? परागण आप जानते हो कि एक पुष्प के पुंकेसर से परागकणों का वर्तिकाग्र पर गिरना परागण कहलाता है। जब उसी फूल के पराग कोश के परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो उसे हम स्वपरागण बोलते हैं। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? तो द्विखंडन में जो है शरीर दो भागों में डिवाइड होता है। उदाहरण के लिए अमीबा और एक और जीव था ऐसा कीड़े जैसा, उसको लेस नहीं, कौन सा जीव था वैसा, केचुए जैसा दिख रहा था, उसके या दो हिस्सों में टूटता। पैरामीशियम। नहीं, पैरामीशियम चप्पल के आकार का होता है। चप्पल के आकार का जीव अभी तक तुम्हारे बुक में आया ही नहीं है। पैरामीशियम ऐसा चप्पल के आकार का होता है। वो ऐसा केचुए के आकार का बना हुआ था, और उसका शरीर दो हिस्सों में टूटता हुआ दिखा, ऐसा ऐसा बना हुआ है। और फिर उसके बाद इसमें से लेस्मानिया। लेस्मानिया, हाँ, लेस्मानिया। द्विखंडन जो है वो अमीबा और लेस्मानिया में होता है। जबकि बहुखंडन में क्या होता है, जीव का शरीर एक शरीर से बहुत सारे टुकड़ों में टूटता है, उसको बहुखंडन कहते हैं। और ये होता है प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम मलेरिया का परजीवी है, और ऐसा गोल गोल होता है, और उसके अंदर आप क्या बना दोगे, ऐसा बीच में केंद्रक और एक कोशिका, बीच में केंद्रक और ऐसा कोशिका। तो ये प्लाज्मोडियम के सेल है, उसमें ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं, और एक बार में फटता है ये। जैसे ही फटता है तो ये पूरे जीव जो बीच में होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं ऐसे, जिसके बीच में केंद्रक होता है। ये प्लाज्मोडियम का परजीवी एक बार फटेगा तो जितने भी ये बीच में अंदर कोशिका दिखे सब बाहर आ जाएंगे, और प्लाज्मोडियम जो है वो एक से बहुत ज्यादा, एकदम से जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। उसको बहुखंडन बोलते हैं, है ना। प्लाज्मोडियम में होता है मलेरिया का परजीवी। समझात अंग क्या है, ये वाला क्वेश्चन देखो, मुझे इसी पे से गुस्सा आती है। बोर्ड ऐसा करता है। समजात अंग जो है जैव विकास का पोर्शन है, जो कि आपके ब्लूप्रिंट से हट गया है। और मैं पिछले साल से बच्चों से चिल्लाता आ रहा हूँ कि एक ना एक बार ऐसा क्वेश्चन होगा आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट में, जो कि हटे हुए पोर्शन से आएगा। ये इन्होंने वही किया है।
किस्मत अच्छी है कि मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चलता है, ये वाला आपका पढ़ा हुआ पोर्शन है। पेपर टफ बनाने के लिए बोर्ड, हम आज का केस नहीं है, ये हमेशा से करता आ रहा बोर्ड। ये हट गया वाला पोर्शन से है, आपने नहीं पढ़ा होगा समझाता, लेकिन फिर भी पूछ लिया है। नया मॉडल पेपर है, मैं गलत वो नहीं बोल रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन दे के बोर्ड साबित करना चाहता है जो हट गया उसके बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज रखो, नहीं तो हम तो कठिन पेपर बनाने के लिए देंगे वो। समझात अंग बोलते हैं, जीवों में कुछ अंग ऐसे पाए जाते हैं जो कि दिखाई एक जैसे देखते हैं लेकिन काम भिन्न भिन्न करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे हाथ और चमगादड़ के पंख, संरचना लगभग लगभग सेम ही है। जैसे हमारे हाथ की हड्डियां देखोगे आप, तो वो हड्डियां ऐसी दिखाई देंगी, हड्डियां 3 4 5, और ऐसे फिर उसके बाद ऐसी जाती है, हमारे हाथ की हड्डियां ऐसी दिखाई देंगी। जॉइंट है, बिल्कुल मानता हूँ। इसी प्रकार की संरचना जो है हमको चमगादड़ के पंख में भी दिखेगी, लेकिन दोनों के काम भिन्न भिन्न है। हमारा हाथ का काम हम हाथ के काम करने के लिए कर रहे हैं, चमगादड़ उसी का यूज जो है उड़ने के लिए कर रहा है। तो ऐसे अंग जो है वो समजात अंग कहलाते हैं। नहीं, शायद गलत बोल दिया मैंने। समजात अंग, समृद्धि अंग, समजात अंग दिखने में अलग अलग होते हैं लेकिन काम एक जैसे करते हैं। हाँ, ये डेफिनेशन है। दिखने में एक अलग अलग होते हैं लेकिन काम एक जैसे करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, हमारे हाथ कुत्ते के अग्रपाद और गाय के खुर दिखने में अलग अलग हैं, लेकिन काम सभी एक ही कर रहे हैं। जो हाथ के काम करते हैं उनको समझात अंग बोलते हैं। जो अभी मैंने चमगादड़ का उदाहरण दिया वो समृद्धि अंग का उदाहरण है। दो होते हैं, समझात और समृद्धि। हट गया पोर्शन उससे आया हुआ है, देखो क्वेश्चन ही। मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता है लक्षण प्रभावी है? तो प्रभावी लक्षण दिखाई दे जाते हैं, अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता होगा इसके बारे में। किसी लेंस की एक डायप्टर क्षमता को समझाइए। तो एक डायप्टर क्षमता किसको बोलते हैं? 1/f को। एफ अगर 1 मीटर है तो हम बोलेंगे उस नेत्र उस लेंस की जो क्षमता होगी वो एक डायप्टर होगी। अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? आप यकीन नहीं मानोगे, गर्ल्स की क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर लिखवाए मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाए। कोई बच्चा मना नहीं कर सकता ये दोनों क्वेश्चन नहीं होंगे उधर। और किसके लिखवाए हैं? और विद्युत के क्वेश्चन अभी नहीं लिखवाए शायद। 4 चैप्टर के लिखवाए हैं। क्रियात्मक समूह वहां पर मिलेगा आपको, है ना। हाइड्रोकार्बन पता नहीं, मैंने जहां तक कि लिखवाया होगा हाइड्रोकार्बन भी, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं लिखवाया होगा। पढ़ाया तो है हाइड्रोकार्बन, पता नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिखवाया कि नहीं, भूल गया होऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। बोलना ये चाह रहा हूँ। देखो अगला 10वें का क्वेश्चन देख लो। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण उपयुक्त है, कारण बताइए। ये तो बनाया हुआ क्वेश्चन है। इसके अथवा में देखो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा, जो बताए हुए हैं यकीन मानो भाई साहब, यकीन मानो, भरोसा कर लो थोड़ा सा। वो इम्पोर्टेंट हैं सारे और उससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। अब इसका आंसर दो, मन से बनाना पड़ेगा आंसर इसका, क्योंकि कोई आंसर नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही दिया गया है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण ही उपयुक्त है, क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण जितने भी प्रतिबिंब बनाता है वो वास्तविक होते हैं, पहली बात तो। वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और वो प्रतिबिंब ज्यादातर बड़े होते हैं। जब भी हम वक्रता केंद्र से पास में वस्तु को लाते हैं तो वो प्रतिबिंब बड़े होते हैं। तो पहला रीजन है वास्तविक प्रतिबिंब बनाना, दूसरा बड़े प्रतिबिंब बनाना। इसी कारण से दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। बड़े प्रतिबिंब बनाता है, बड़े वास्तविक बनाता है, बड़े बनाता है। और हाँ, दो ही रीजन है, ये लिखना पड़ेगा आपको। और अगर मैं होऊंगा आपकी जगह तो मैं अथवा वाला चूज करूंगा, क्योंकि मुख्य फोकस की परिभाषा बहुत आसान है। जब भी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो वह मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। विभव किसे कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो किसी एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत परिपथ के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट है। मैंने बहुत रटवाई ये डेफिनेशन। अथवा ओम का नियम, किसी चालक तार की भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, उसे ओम का नियम कहते हैं। अर्थात V प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू I है।
फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अभी भी आया, फिर से आया। विद्युत फ्यूज क्या है? विद्युत फ्यूज एक सेफ्टी इक्विपमेंट है, सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है, श्रेणी क्रम में मेंस के साथ जोड़ दिया जाता है। कम उच्च प्रतिरोध का कम गलनांक का तार होता है, ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। फ्यूज तार में, फ्यूज तार या फ्यूज, विद्युत फ्यूज दोनों एक ही शब्द है। फ्यूज तार में ये पॉइंट जरूरी है कि उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक का तार होता है। तो जैसे ही ज्यादा विद्युत धारा इसमें से बहती है तो कम गलनांक होने के कारण से गर्म होकर टूट जाता है और हमारे घर की युक्तियां जलने से बच जाती हैं। इसलिए विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है सेफ्टी की वजह से। डीसी और एसी में अंतर बता दिया है। तो डीसी जो है वो समय के साथ चेंज नहीं होती है, प्रत्यावर्ती धारा एसी चेंज होती है। डीसी बैटरी से मिलती है, घरों में आने वाली धारा एसी होती है। हाँ, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं? जब किसी कुंडली में से चुंबक की गति करवाई जाती है तो उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस साइंस के इस फिनोमिना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं और उस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। एक कुंडली तार की, उसमें चुंबक की आपेक्षिक गति करवाई, गति करवाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण से उस कुंडली के सिरों में क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। उस विद्युत धारा को प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं और इस प्रभाव को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के दो कारण लिखिए। सबसे पहला कारण है कि ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना। दूसरा कारण लिखना है, कारण। तो कारण मतलब कि, कारण मतलब वही होता है ना कि क्यों हो रही है। तो ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना। दूसरा जो है वो प्रकृति का असीमित दोहन, संसाधनों का असीमित दोहन हम अगर कर रहे हैं तो पेड़ों की संख्या कम हो रही है, आप देख सकते हो पेड़ों की मात्रा में कमी। और दूसरा ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, ये जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनका बढ़ना। और दूसरा पेड़ों की ज्यादा कटाई करना, ये बहुत बड़े रीजन है ग्लोबल वार्मिंग के। आठवां में है ओजोन परत क्या है, क्यों छीड़ हो रही है? अब नहीं हो रही भाई, हो चुकी जितनी होनी थी। ओजोन परत हमारे पृथ्वी के बाहर की एक गैस है जिसको O3 बोलते हैं। वो हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ये क्यों छीड़ हो रही है? हम जब रेफ्रिजरेटर और एसी में जो गैस यूज करते थे वो सीएफसी गैस का यूज करते थे, और सीएफसी गैस में उपस्थित क्लोरीन के अणु ओजोन के अणु को रिप्लेस कर दे रहे थे, जिसके कारण से ओजोन परत क्षीण हो रही थी। लेकिन अब हमने सीएफसी की जगह एचएफसी गैस का यूज किया है, जो कि अब ओजोन परत को वापस हील कर रही है और लगभग लगभग हील हो चुकी है वो। ऊष्माशोषी में तीन अंतर लिखिए, वाह बहुत बढ़िया। एक तो एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, एक डेफिनेशन लिखना पड़ेगी, और एक में लिखना पड़ेगा कि इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, इसमें ऊष्मा उत्सर्जित नहीं होती है। अम, ये बहुत सारी, मतलब सभी तो नहीं होती लेकिन बहुत सारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं, और बहुत सारी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं। उदाहरण लिख देना। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले तीन कारक, पुरानी बुक का क्वेश्चन है ये। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, पहला तापमान, हमारे टाइम की बुक का क्वेश्चन है। तापमान बढ़ाओगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। अभिक्रिया की दर क्या होती है? रिएक्शन हो रही है, कुछ अभिक्रियाएं धीरे धीरे होती हैं जैसे जंग लगना, वो स्लो स्लो रिएक्शन है। और कुछ अभिक्रियाएं बहुत तेज होती हैं, जैसे एसिड डालोगे आप धातु में तो गैस तुरंत निकलती है। तो क्या कोई ऐसे भी कारक है जिसके कारण से अभिक्रिया की दर प्रभावित होती है, कम या ज्यादा की जा सकती? तो बिल्कुल है, तापमान एक रीजन है। तापमान अगर हम बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से दूसरा रीजन है, अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं, दाब बढ़ा देते हैं, तो भी अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। तीसरा आंसर आता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की उपस्थिति से उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, या तो उसको बढ़ा देंगे या कम कर देंगे, है ना। ये तीन रीजन लिख सकते हो आप, तापमान, दाब और उत्प्रेरक की उपस्थिति। तापमान बढ़ाओगे अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, दाब बढ़ाओगे अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, उत्प्रेरक की उपस्थिति से अभिक्रिया की दर बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाया था, न्यूरॉन का चित्र बनाना था, बना सकते थे। प्रतिक्रिया के चित्र का रेखा चित्र बनाए, रिफ्लेक्शन एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें रीढ़ की हड्डी बनती है, ऐसा ऐसा डायग्राम है, रीढ़ की हड्डी का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बनता है ऐसा। और यहाँ पर एक अपन हाथ बनाते हैं और उस हाथ में दिखाते हैं कि एक तंत्रिका कोशिका जा रही है, एक तंत्रिका कोशिका ये संदेश लेके जा रही है मेरुरज्जु में, और एक तेरुरज्जु में वापस अभिक्रिया लेके आती है। तो ये हमारा मेरुरज्जु रहता है, ऐसे अभिक्रिया है ना, ऐसा डायग्राम बनता है।
तो एक तंत्रिका कोशिका संदेश लेके मस्तिष्क तक जा रही होती है, मस्तिष्क की ओर जा रही होती है, एक वापस ला रही होती है। बहुत घटिया डायग्राम बनाया था। स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से। हमें वर्षा होने के पश्चात ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष वाला क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया है। पानी की बूंदें प्रिज्म की भांति काम करती हैं। जब श्वेत प्रकाश उसमें से गुजरता है तो सबसे पहले उसका अपवर्तन होता है, फिर वर्ण विक्षेपण होता है, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिसके कारण से हमारे सामने इंद्रधनुष प्रकट होता है। लोहे के सोडा, बेकिंग सोडा के दो दो उपयोग आपको पता होंगे। जिप्सम क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो जिप्सम को गर्म करते हैं तो पीओपी बनता है। पीओपी पूछा हुआ है इनडायरेक्टली, पता होना चाहिए आपको। कि नहीं, चार एल्कोहल के सूत्र। वाह, इस क्वेश्चन का मैं कितने सालों से इंतजार कर रहा हूँ। एल्कोहल के चार सदस्यों के नाम पूछे आईयूपीएससी सहित। मेरे बच्चों को सबको पता होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा। अथवा में इसलिए सरल वाला देते हैं। लो, हाइड्रोजनीकरण दे दिया, साबुन अपमार्जक दिया ही नहीं। बेफिक्र रहो, फाइनल में मिलेगा साबुन अपमार्जक। हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसका औद्योगिक प्रयोग। तो हाइड्रोजनीकरण भाई साहब वही है, संकलन अभिक्रिया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त, सॉरी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज करना। कितनी बार रिएक्शन बताइए। उत्सर्जन तंत्र का चित्र आया था और पाचन तंत्र का नामांकित चित्र आया था। तो पाचन तंत्र बना सकते थे। उत्सर्जन तंत्र में आपको किडनी बनाना पड़ेगी, मूत्राशय बनाना पड़ेगा, मूत्र वाहिनी बनाना पड़ेगी। बहुत बढ़िया पेपर, मजे आ गए। चलो एक बार फिर से ज्वाइन करो।